नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो भी बहुत ही सही दिशा में चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो आगामी दिनों में होना है और इस लिहाज से आपकी जो तैयारी है बिल्कुल चरम पर इस समय होनी चाहिए। अगर आपके सारा कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सब कुछ क्लियर हो चुका है तो अब ज़रूरत है कि आप अपनी तैयारी का सही आकलन करिए और प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से ये जानने की कोशिश करिए कि आप कितने % का स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पैटर्न को समझें और उसमें जो कट ऑफ को समझें तो तकरीबन अगर आप 75% का स्कोर कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में तो ये पूरी संभावना हो जाएगी कि आपका जो सिलेक्शन है वो लगभग तय हो जाएगा। तो इस दिशा में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस टेस्ट का जो सिलसिला है वो स्टार्ट किया है और उसमें आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 8 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो हमारे जो मॉडल पेपर हैं वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं जिसमें हम कॉमर्स और जनरल स्टडी दोनों एरियाज़ को कवर अप करते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस टेस्ट में हम सिर्फ कॉमर्स के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर डिज़ाइन किए गए हैं और हूबहू बिल्कुल सिलेबस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन हैं। तो हम बिल्कुल समय को ना वेस्ट करते हुए सीधे उन क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी जानकारी और आपके लिए शेयर करना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि इन एग्जामों से संबंधित जो आपके नोट्स हैं, जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं, वो आप सब चाहते हैं तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम से आप जुड़िए। टेलीग्राम का मैंने जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ के ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्ट सुपरविजन ओवर द डिपॉजिटरी एंड म्यूचुअल फंड इज अंडरटेकन बाय। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। कहा गया है कि डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड पर जो डायरेक्ट सुपरविजन है वो किसका है। तो पहला जो ऑप्शन है वो NBFC है, दूसरा NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, और RBI है, सेबी है और ऑल ऑफ दीज है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर C, यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी संस्था भारत की जो इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये बहुत ही अहम ऑर्गेनाइजेशन है और इन्वेस्टमेंट के मामले में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपका है व्हाट इज नॉट द एडवांटेज ऑफ सेज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कौन सा एडवांटेज नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है, मतलब जो उसका एडवांटेज नहीं है उसकी बात करनी है। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। पहला ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिंटरलैंड। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिंटरलैंड ये इसका एडवांटेज है, क्योंकि ऐसी लैंड जो ठीक मतलब अच्छी नहीं है, जिनका कोई यूज़ नहीं हो रहा था, उन यूज़ को क्या करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप करके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित करके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरे अगर हम बात करें यहाँ पे, दूसरा जो है आपका डिवीजन ऑफ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फार्म लैंड, और तीसरा जो आपका है अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो एक्चुअली इसका A और C ये दोनों जो है इसके एडवांटेज हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम एडवांटेज की मतलब बात करें कि एडवांटेज कौन सा नहीं है, तो इसका जो B ऑप्शन है आपका ये इसका एडवांटेज नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है अंडर विच ऑफ द कंप्लेंट आर नॉट टू बी इंटरटेन्ड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कहा गया है कि इसमें से कौन सी कंप्लेन जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपकी बेसिकली एंटरटेन नहीं करेगा। तो आप सब जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वो कंप्लेन जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी गई है। कोई सर्विस अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ली है तो उस सर्विस के लिए आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 आपसे ये पूछ रहा है द डिस्काउंट रेट एट विच equates the present value of cash inflow that are incremental to the taking the financial opportunity with the present value of incremental cash outflow। अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अहम भी है और थोड़ा सा टेक्निकल है। बहुत ही ध्यान से आपको ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम सही ऑप्शन की बात, सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो क्या चीज़ कंसिस्ट नहीं करता। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो क्या चीज़ कंसिस्ट नहीं करता। एक मिनट, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई है शायद। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा इसमें कुछ डाउट्स हैं, एक बार इसको जरा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज़ बोली जा रही है कि द रेट एट विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दैट इंक्रीमेंटल टू टेकिंग द अपॉर्चुनिटी। इस लिहाज से इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी लगना चाहिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम बाहर अर्न करते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है, बाहर से जो हम मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो लगाते हैं उसमें कोशिश होती है कि आपका जो इनको मतलब इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो हो वो आपके इनफ्लो के इक्वलेंट एटलीस्ट होना चाहिए। तो इसका फिलहाल बी ऑप्शन होगा। अब 5 पे चलेंगे। देखिए 5 क्वेश्चन में हम लोग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात कर रहे थे। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट की वैल्यू क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरेक्शन ये भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एग्जाम्पल है। प्रॉब्लम ऑफ ओवर ग्रेजिंग एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन ये भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का है। और जो आपका फ्लड होता है उससे भी इन्वायरमेंटल डिग्रेड होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, मतलब कौन सी चीज़ कंसिस्ट नहीं होती है। तो इसका फिलहाल डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सी फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका जो आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पहला है टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, टू प्रमोट द प्राइस स्टेबिलिटी, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही से आपको इसका जवाब देना है। तो पूछा गया है नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इसमें फिजिकल पॉलिसी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अगर हम लोग इसमें से दिए हुए ऑप्शंस में से चुनाव करें तो टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी ये ऑब्जेक्टिव है, टू मिनिमाइज इक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ ये ऑब्जेक्टिव है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन लिक्विडिटी जो है आपका ये फिजिकल पॉलिसी का नहीं है, ये जो होता है ये मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित होता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 में है इन कॉल नोटिस मार्केट मनी, इन कॉल / नोटिस मार्केट मनी विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट इज अलाउड टू ट्रेड, यानी इसमें से किस पार्टिसिपेंट को ट्रेड करने के लिए अलाउ किया गया है। तो इसमें ओनली कॉमर्शियल बैंक्स इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डीलर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर कॉमर्शियल बैंक जो है आपकी, वो जो आपकी कॉल मनी मार्केट होता है इसे नोटिस मनी मार्केट बोलते हैं हम लोग, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल बैंक ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 की तरफ पढ़ेंगे। अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया इज रेफर टू एज। तो जो अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कौन है आपका, वो सबसे पावरफुल जो है वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। आप जानते हैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे होता है, एक आपका नेशनल लेवल पे। तो अपेक्स का मतलब सबसे जो पावरफुल है, तो कौन है वो नेशनल वाला, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ WTO प्रोसीजर टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन, कि WTO के हिसाब से कौन सा जो है वो प्रोसीजर नहीं है, मतलब कौन सा जो है प्रोसीजर नहीं है जो WTO इस्तेमाल नहीं करता है। तो WTO आपका बेसिकली प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड ये प्रमोट नहीं करता है। WTO जो है बेसिकली क्वेश्चन में नॉट नहीं पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज WTO प्रोसीजर टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन, यानी WTO के हिसाब से कौन सा जो आपका कह सकते हैं प्रोसीजर है जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है। तो प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड, ये बेसिकली कोशिश क्या है, WTO की कोशिश ही यही है कि वो वर्ल्ड वाइड जो है फ्री ट्रेड को प्रमोट करें। तो इसके बाकी जो है ये नहीं होंगे, इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोएक्टिव प्लानिंग। तो जो प्रोएक्टिव प्लानिंग होता है उसके संबंध में कौन सी चीज़ जो है ट्रू नहीं है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले वे ऑफ थिंकिंग अबाउट मैनेजिंग द फ्यूचर रिस्क, तो ये तो प्रोएक्टिव प्लानिंग है बिल्कुल। नेक्स्ट आपका एंटीसिपेटिंग फ्यूचर मतलब कॉन्टीजेंसीज, ये भी बिल्कुल प्रोएक्टिव प्लानिंग है। नेक्स्ट आप देखेंगे रिएक्टिंग टू एक्सटर्नल इवेंट, एक्सटर्नल इवेंट पर रिएक्ट करना, ये एक्चुअली प्लानिंग का पार्ट नहीं है, ये प्रोएक्टिव प्लानिंग का पार्ट नहीं है, उसके संबंध में ट्रू नहीं है। इसके अलावा डी देखें तो गेटिंग रेडी विद अल्टरनेटिव रूट ऑफ अनफॉर्सीन सिचुएशन, तो अनफॉर्सीन सिचुएशन भी प्रोएक्टिव प्लानिंग है। इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये प्रोएक्टिव प्लानिंग का पार्ट नहीं है।
क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें है विच सेगमेंट अप्रोच इज द मोस्ट कॉम्पिटेबल विद द स्पिरिट ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट के संबंध में इसमें से कौन सा जो है आपका बेसिकली वो मोस्ट कॉम्पिटेबल है। तो मोस्ट कॉम्पिटेबल जो होगा वो क्या होगा, बेनिफिट सॉर्ट, क्योंकि मार्केटिंग कंसेप्ट बताता है कि हमें कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड कराने हैं, उसे सेटिस्फाइड करना है, देन हमें नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कैन बी स्किप्ड। कहा गया न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में किस हम मतलब स्टेज को स्किप कर सकते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला बिजनेस एनालिसिस, इसे हम नहीं स्किप कर सकते हैं। आइडिया स्क्रीमिंग बिल्कुल नहीं स्किप कर सकते हैं। प्रोडक्ट टेस्टिंग इसे भी स्किप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट मार्केटिंग है इसे हम स्किप कर सकते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। द प्राइस सेटिंग मेथड विच मोस्ट क्लोजली correspond टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग। द प्राइस सेटिंग मेथड विच मोस्ट क्लोजली correspond टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए। कहा गया है कि प्राइस सेटिंग का वो मेथड जो बेसिकली आपका प्रोडक्ट पोजिशनिंग से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखता है। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है इन जॉब इवैल्यूएशन द की जॉब आर डिजाइंड एज वंस। तो जॉब इवैल्यूएशन में जो की जॉब हैं वो कैसे डिज़ाइन होती हैं। तो आप जॉब इवैल्यूएशन का पूरा कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका सही ऑप्शन डी है, विद रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ ईच कंपनसेशन फैक्टर। जॉब इवैल्यूएशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम वर्थ ऑफ जॉब को निकालते हैं और वर्थ ऑफ जॉब के बेसिस पे हम एक पर्सन की जो कंपनसेशन फैक्टर है, मीन्स की जो रिम्यूनरेशन फैक्टर हैं उसको डिसाइड करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो है आपका प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आपका पर्पस है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन 16 की बात करें तो लिबराइजेशन मीन्स, लिबराइजेशन का क्या मतलब होता है। लिबराइजेशन का बेसिकली मतलब होता है आपका ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी टू द वर्ल्ड बाय अटेनिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिवनेस। यानी हमें अपनी इकोनॉमी को क्या करना है, ओपन करना है सबके लिए कि सारे लोग मतलब इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे ग्लोबल सेक्टर हो, चाहे आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो, ताकि वो इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिवनेस को क्या है वो टक्कर दे पाएँ। मतलब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को शामिल करना पड़ेगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन 16 में लिबराइजेशन पूछा गया, लेकिन मैंने आपको जो आंसर बता दिया, मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन का आंसर बता दिया। ये फिलहाल जो इसका बेसिकली मतलब होता है आपका इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिवनेस, तो ये तो ग्लोबलाइजेशन का आंसर था। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिबरेटिंग द इंडस्ट्री ट्रेड इकोनॉमी फॉर अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस। तो माफ़ कीजिएगा, जो क्वेश्चन बी वाला आपका सही है वो लिबराइजेशन के लिए है और जो ये सी वाला है ये ग्लोबलाइजेशन के लिए है। तो यहाँ पे फिलहाल लिबराइजेशन जो कि पूछा गया है तो इसका सी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लिबरेटिंग द इंडस्ट्रीज़। भाई लिबराइजेशन में क्या होता है, लिबराइजेशन में तो यही होता है कि हम अपने देश के अंदर जो हमारे तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं जिसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं उस बिजनेस को कर सकती, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को क्या होता है हटाना होता है। ये हो गया लिबराइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन में हम अपनी इकॉनमी को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करते हैं, तो ये बेसिकली था आपका ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन 17 की तरफ पढ़ेंगे। 17 आपसे पूछा गया है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ फिक्स असेट। अगर फिक्स असेट परचेज करने के लिए जो लोन लिया गया है उस लोन को हम क्या बोलते हैं, उस इंटरेस्ट को, तो उससे हम बोलते हैं कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। अब कोई अगर आप फिक्स असेट खरीदते हैं उसके लिए कोई लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 18 की बात करें तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये बेसिकली डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है वो किस इक्वेशन पर बेस्ड है, तो ये आपका बेस है कैपिटल इक्वल्स टू असेट प्लस असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उस बिहाफ से अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई सी इक्वेशन आपको मिल रही है,
मिल रही है। बिल्कुल, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो डुअल एंटिटी एस्पेक्ट पर है। डुअल का मतलब क्या है कि एक जो कंपनी का ओनर है और जो कंपनी है वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसीलिए ओनर के द्वारा लगाए गए जो पैसे कंपनी में होते हैं वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी होते हैं और कंपनी की लाइबिलिटी प्लस कैपिटल उसकी एसेट के बराबर होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे तो 19 में ये पूछा गया है, कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द सेम फर्म इज नोन एज। तो कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपेरिजन जब हम पिछले प्रीवियस ईयर के मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या इंट्रा फर्म कंपेरिजन। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों शब्द जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे ट्रेंड भी हम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं और इंट्रा फर्म कंपेरिजन भी बोलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 21 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मास्टर बजट पूछा गया आपसे क्या है। तो मास्टर बजट क्या है, मास्टर बजट जो है फंक्शनल बजट है, ऑपरेशनल बजट है, समरी बजट है या फाइनेंशियल बजट है। तो मास्टर बजट होता है आपका समरी बजट। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 की बात करेंगे यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग पैरामीटर इज। द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग पैरामीटर इज। तो इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। ये क्या होता है, सैम्पलिंग एरर होता है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में आपका जो है केंडाल्स कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस पूछा गया है। केंडाल्स कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस इज यूज्ड टू। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसको पता करने के लिए कैंडाल का कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ पढ़ेंगे। 23 में पूछा गया है कि विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स डू होलसेलर प्राइमरली यूज्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ये होगा सेलिंग। क्योंकि एक होलसेलर जो होता है अपने प्रमोशन के लिए पर्सनल सेलिंग इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जब रिटेलर से मिलेगा तो रिटेलर से वो पर्सनली सेलिंग ही का कंसेप्ट इस्तेमाल करेगा। क्वेश्चन 24 की तरफ बढ़ेंगे। द जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज दैट मेंबर हैव इन कॉमन इज नोन एज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। क्योंकि यहाँ पूछा गया जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज़। तो बिलीफ, वैल्यूज़ और बिहेवियर की बात हम किस में करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर बात करते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 25 पे। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। तो जो हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें कौन सा जो है आपका प्रिंसिपल नहीं है, यूनिटी ऑफ मैनेजर जो है आपका प्रिंसिपल नहीं है। बाकी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्प्रिट डी ऑफ और सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ये सब इसके हैं। तीसरा वाला इसका प्रिंसिपल नहीं है। क्वेश्चन 26 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज रिकॉग्नाइज देयर ब्रीथ एंड इंटरडिपेंडेंस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपको होलिस्टिक मार्केटिंग। क्योंकि होलिस्टिक मार्केटिंग एक ऐसा बेसिकली कंसेप्ट होता है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम कस्टमर के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से अटैच रहते हैं। यानी कि कुल मिला के क्या करते हैं हम लोग, डेवलपमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं उन सारी चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। तो 26 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 27 की बात करेंगे। द सेलिंग कंसेप्ट इज द मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय द फर्म। कहा गया है कि सेलिंग कंसेप्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय द फर्म विच सेल। तो हम उसमें क्या सेल करते हैं, अनशॉर्ट गुड सेल करते हैं। सेलिंग कंसेप्ट विच इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय द फर्म विच सेल अनशॉर्ट गुड, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब सब जानते होंगे इसमें तमाम तरीके के गुड्स के टाइप्स होते हैं। आपका होता है बेसिकली इसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशली गुड्स और अनसॉर्ट। तो कन्वीनियंस गुड्स वो गुड्स होता है जिस गुड्स को हम लोग बहुत ही ईजिली मार्केट से परचेज करते हैं विदाउट एनी कंपेरिजन। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए सिगरेट हो गई आपकी, या ऐसा कोई चीज़ हो गया जिसे हम लोग रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, तो ऐसी चीज़ को हम वहाँ से खरीदना पसंद करते हैं जो हमें खरीदने में आसानी रहे। शॉपिंग गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो क्वालिटी फीचर्स होते हैं, जैसे आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया। तो ऐसी चीज़ को आप कहीं से नहीं खरीद लेंगे। ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए आप क्या करते हैं, बाकायदा
प्रॉपर तरीके से जाके आप चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसके प्राइस मुनासिब हैं। उसके बाद स्पेशली गुड, कुछ स्पेशल फीचर्स वाले गुड्स होते हैं जिन गुड्स को भी हम लोग बहुत कंपैरिजन के बाद खरीदते हैं। और फिर आता है आपका अनसॉर्ट गुड। तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनके लिए बेसिकली जो सेलिंग कंसेप्ट है ये इस्तेमाल किया जाता है, यानी मोर एंड मोर सेलिंग वाला जो कंसेप्ट है यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 28 की बात कर लेते हैं। 28 में पूछा ये गया है पॉजिटिव एनपीवी इज प्रोजेक्ट अप्रेजल बाय अ फर्म मे नॉट अकर ऑन अकाउंट ऑफ। तो ये पॉजिटिव जो एनपीवी है एक प्रोजेक्ट की, वो कहा गया है किस अकाउंट, मतलब किस बिहाफ में अकर नहीं होती, किस बिहाफ में नहीं होती। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो है आपका 28 का ऑप्शन नंबर डी, यानी इनटेंजिबल बेनिफिट। इनटेंजिबल बेनिफिट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इन केस ऑफ प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल अंडर कैपिटल रेशनिंग एंड अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड इज। तो अगर आपकी जो कैपिटल है वो रेशनिंग है, कैपिटल रेशनिंग कहा गया है, और प्रोजेक्ट ऐसे होंगे डिविजिबल होंगे, तो उस केस में कौन सा मेथड सही होता है? तो ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड सही होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जो आपका बेसिकली प्रोजेक्ट डिविजिबल होते हैं तो उस केस में मेथड सबसे परफेक्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में पूछा आपसे गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर। तो कहा गया एथिकल बिहेवियर मैनेजर का कौन सा है? तो ये लास्ट ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही होना चाहिए। नॉट डिवल्गिंग ट्रेड सीक्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कहा गया है हम अपने बिजनेस के जो ट्रेड सीक्रेट हैं वो किसी दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, कॉम्पिटिटर के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आज के ये 30 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि 30 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए और 30 में आपका जो स्कोर होगा वो 75% से ज़्यादा होगा। अगर 75% से आपका ज़्यादा का स्कोर है तो आपकी जो तैयारी है वो एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी अच्छी है और इसे और अच्छी बनाने की आपको कोशिश करनी है। तो आपने बेशकीमती समय दिया इस लेक्चर को देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।